हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था दांतों के बारे में पढ़ा था, जो कि पाचन तंत्र का पहला भाग था मुख्य गुहा। और मुख्य गुहा के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? दांत पढ़ लिए थे। और आज अपन पढ़ेंगे मुख्य गुहा के अंदर लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं। तो लार ग्रंथि क्या होती है? मुख्य गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार ग्रंथियों को सलेवरी ग्लैंड भी कहते हैं, और लार ग्रंथियों को पाचन ग्रंथियां भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। लार ग्रंथि होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी होती है। और दूसरी होती है अधोजम या अविचुंबकीय लार ग्रंथि होती है, जिसको सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। और थर्ड होती है अधोजीवा ग्रंथि होती है, जो कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। अधोजीवा ग्रंथि होती है, ये श्लेष्मी श्रावण करती है और ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ये हमारी यहाँ पे जीभ होती है, ये यहाँ पे जीभ है और ये जीभ के नीचे पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि होती है वो कान के पहले पाई जाती है, ये सिरमी तरल श्रावण करती है, यानी ये सिरमी तरल पदार्थ का श्रावण करती है। और थर्ड ग्रंथि है वह अधोजम ग्रंथि, यानी अधोजम ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है? ये तरल पदार्थ और श्लेष्मी श्रावण करती है। और अब अपन पढ़ते हैं ये जो लार ग्रंथि है इनका कार्य क्या होता है। ये जो लार ग्रंथि है ये लार उत्पन्न करती है। क्या करती है? ये लार उत्पन्न करती है। और ये पर डे यानी एक दिन के अंदर ये 1.5 लीटर लार उत्पन्न करती है। कितना? 1.5 लीटर लार उत्पन्न करती है। अब जो लार उत्पन्न करती है ये लार होती क्या है? ये लार होती है सिरमी प्लस चिपचिपा श्लेष्मा पदार्थ होता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। यानी लुब्रिकेंट से अपन के दिमाग में आता है कि जिस प्रकार मशीनों के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए यानी चिकनाई देने के लिए अपन लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ना, उसी प्रकार भोजन को चिकना बनाने के लिए जो लार ग्रंथियाँ होती है वो सिरमी पदार्थ का स्रावन करती है, जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। अब जो सिरमी पदार्थ जो लार होती है, इस लार के अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुनाशी का काम करती है। जैसे अपन भोजन लेते हैं तो भोजन मुख में जैसे ही भोजन जाता है तो लार उत्पन्न होती है। लार के अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो क्या करते हैं? हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशी के रूप में वहाँ पे काम करता है। उसके बाद में म्यूकस। लार के अंदर क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी म्यूकस क्या करेगा? भोजन को बनाएगा चिपचिपा। और उसके बाद में दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और डाइस्टीज। ये दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम हैं, लेकिन इन दोनों का काम एक ही है। इनका काम क्या है? इनका काम है स्टार्च का पाचन करना, और स्टार्च को मंड भी कहते हैं और चोकर भी कहते हैं। अब बात आती है कि स्टार्च होता क्या है। तो स्टार्च होते हैं वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। नॉर्मली समझे कि स्टार्च क्या होता है, मड क्या होता है। तो स्टार्च अनाज होता है, उस अनाज के ऊपर जो परत होती है पतली, उसी को स्टार्च बोलते हैं। यानी कि जब अपन आटा पीसते हैं तो छानने के बाद में जो बचता है ऊपर, छानच बोलते हैं उसको, वही क्या होता है? स्टार्च होता है। और ये होना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये पाचन के अंदर सहायक होता है। एक आप ध्यानपूर्वक देखिए कि मैदे की जो रोटी होती है उसका पाचन आसानी से नहीं होता है, लेकिन अपन मोटे की रोटी खाते हैं उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो स्टार्च जरूरी भी होता है। उसके बाद में ये तो हमने पढ़ लिया कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। एक दिन के अंदर 1.5 लीटर लार का स्रावन करती है। लार सिरमी चिपचिपा श्लेष्मा लुब्रिकेंट होता है, और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जीवाणुनाशी के रूप में होता है, और म्यूकस से भोजन को चिपचिपा बनाता है। उसके बाद में एक बात ध्यान और रखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है ये इन ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यही ग्रंथि होती है जो सांप के अंदर क्या करती है? जहर बनाने का कार्य करती है। मुख्य गुहा के अंदर इतना ही है। मुख्य गुहा के अंदर अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में पहला मुख्य गुहा हुआ था, दूसरा अपन पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे गर्सनी। तो गर्सनी क्या होता है? फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स पढ़ेंगे। फेरिंक्स एक कुपीनुमा संरचना होती है जिससे मुख्य गुहा जुड़ी रहती है। यानी कि जो मुख्य गुहा होती है, ये मुख्य गुहा ये इससे जुड़ी रहती है। ये कुपीनुमा संरचना होती है, इससे जुड़ी रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं या गर्सनी बोलते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर भाग के अंदर तो क्या होता है? श्वासनाल होता है, और इसके पृष्ठ भाग में ग्रासनाल होता है। यानी कि इसके अगर भाग के अंदर तो क्या हो गया? श्वासनाल हो गया, और इसके पृष्ठ भाग के अंदर क्या हो गया? ग्रासनली हो गई। अब इसका मेन कार्य क्या होता है? जो गर्सनी होता है उसका मेन कार्य क्या होता है? ये भोजन को श्वासनाल के अंदर भेजती है और वायु को श्वासनाल के अंदर भेजती है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। और ये इसके प्रकार ये होती है 3 प्रकार की। एक होती है नासाग्रसनी, एक होती है मुख्य ग्रसनी, और एक होती है कंठ ग्रसनी। जो नासाग्रसनी होती है वो, नासाग्रसनी मतलब ये नाक से जुड़ी रहती है, और मुख्य ग्रसनी होती है वो मुख से जुड़ी रहती है, और कंठ ग्रसनी यानी जो कंठ से जुड़ी रहती है उसको कंठ ग्रसनी बोलते हैं। ये अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसको पढ़ेंगे। तो अभी इसको ध्यान में रखना, वहाँ पर भी इसको वापस पढ़ेंगे अपन।
हमने मुख्य गुहा के अंदर दांत पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ ली और ग्रसनी पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे ग्रास नाल पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ग्रास नली, और ग्रास नली के अंदर आइए देखते हैं क्या होता है। जो ग्रास नली होती है उस ग्रास नली को अपन बोलते हैं एसोफैक्स बोलते हैं। ये एक संकरी पेशीय नली होती है, यानी कि ये पेशियों के द्वारा बनी हुई एक नली होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो मेन कार्य क्या होता है? भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक पहुंचाना, यानी कि जो भोजन अपने मुख्य गुहा के अंदर बना था उसको अपन बोलस बोलते हैं। एक्चुअली के अंदर बोलस होता क्या है? जब अपन क्या होते हैं खाना खा रहे होते हैं और एकदम खाने को लार बनी हुई होती है, और अगर कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है, जब अपन उसको बाहर निकालते हैं तो वो जो भोजन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो उसी प्रकार जब पूरी लार मिल जाती है, स्टार्च का पाचन हो जाता है, तो वो बोलस क्या करता है? ग्रास नली के अंदर घुसता है। तो ग्रास नली उसको, उस बोलस को क्या करेगी? मुख्य गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रास नली के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली केवल मुख के अंदर जो भोजन होता है, बोलस बनता है, उस बोलस को आमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली के अंदर होती है श्लेष्मा ग्रंथियां। ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है? ये श्लेष्मा का स्रावन करती है, जिससे भोजन चिकना बना रहता है और गति आसानी से हो जाती है। अब एक वर्ड है कर्माकुंचन गति। तो कर्माकुंचन गति क्या होता है? तो जब यहाँ पे क्या होता है? बोलस एंटर करता है तो ये वो ऐसा सीधा गिरता नहीं है। अगर वो जोर से गिरेगा तो क्या हो जाएगा? आमाशय के अंदर चोट पहुंचेगी। तो इसके अंदर जो गति होती है वो भोजन की, वो धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति बोलते हैं। यानी भोजन की जो ग्रास नली के अंदर गति होती है उसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति बोलते हैं। और ये गति होती है वो श्रोणि पेशियों के द्वारा क्या होती है? कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। अब आता है एपिग्लोटिस या पल्ला घाटी ढक्कन। क्या होता है? ये ग्रास नली होती है इस फूड पाइप के ऊपरी सिरे पे एक ऊतकों का बना हुआ इस प्रकार का एक पल्ला टाइप होता है, छल्ला होता है ये इस प्रकार का। ये काम क्या करता है? जब भोजन आता है तो उस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसका काम होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। घाटी ढक्कन का एक काम होता है कि भोजन श्वास नली में ना घुसे। तो जब अपन भोजन कर रहे होते हैं उसी टाइम क्या होता है? ये इसके ऊपर आ जाता है। तो घाटी ढक्कन का कार्य क्या हो गया? घाटी ढक्कन का कार्य हो गया कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है ये। उसके बाद में बोलस आपको बता दिया कि ग्रास नली में गति करने वाला जो भोजन होगा बोलस कहलाएगा। कि बोलस किस में बना? मुख्य गुहा के अंदर। वो बोलस गति करेगा किसके अंदर? ग्रास नली के अंदर गति करेगा और वो आमाशय के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन भाग पढ़ेंगे। ग्रास नली से आगे वाला भाग है वो पढ़े आमाशय, वो आमाशय अपन पढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में। यानी कि हमारा जो भोजन है वो बोलस के रूप में तैयार होता है मुख्य गुहा के अंदर, और उसके बाद में ग्रास नली की सहायता से किस में जाता है? आमाशय के अंदर। तो आमाशय होता है वो एक जे आकार की पेशीय संरचना होती है। जो आमाशय होता है वो एक जे आकार की पेशीय संरचना होती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम भोजन रहता है। यानी 4 घंटे तक आमाशय के अंदर भोजन ठहरता है, उसका पाचन होता है वहाँ पे 4 घंटे तक। और इस आमाशय के अंदर जो भोजन की धारिता होती है वो होती है 1 से 3 लीटर। यानी कि आमाशय के अंदर 1 से 3 लीटर आहार धारिता करने की क्षमता होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वो कार्डियक भाग होता है। जो ऊपर का भाग होता है या बाईं तरफ का भाग बोल सकते हैं, या हार्ट के नीचे वाला भाग होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक भाग बोलेंगे। ऊपर का भाग बोलेंगे उसको कार्डियक भाग बोलेंगे। और इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 2 होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशी के रूप में काम करता है। ये भोजन को तोड़ता है। जो भोजन बोलस के रूप में आएगा वो सबसे पहले कार्डियक भाग के अंदर आएगा, और यहाँ पे जो हानिकारक जीवाणु होंगे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा मार दिए जाएंगे। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को क्या तोड़ने का काम करता है। हमें कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो पेट का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तो अपन उसको अम्लीय बोलते हैं। उसके बाद में बीच वाला भाग होता है वो फंडिस भाग होता है। यहाँ जो बीच का भाग होता है इसको फंडिस भाग बोलते हैं। यहाँ पे एक ऐसी कांटेनोमी संरचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रुचि बोलते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं? धीरे धीरे आगे इस भाग जठर निर्गम भाग के अंदर भेजती है। यानी ये भोजन को रोकने का कार्य करती है। जो रुचि होती है ये भोजन को रोकने का कार्य करती है। और जब पेट खाली होता है तो ये कांटेनोमा संरचना होती है, ये पेट के अंदर क्या होती है? चुभती है। भोजन यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है? इस भाग के अंदर जाता है। और आमाशय का जो 3rd भाग है उसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग बोलते हैं, और इसको पाइलोरिक भाग भी कहते हैं। इस भाग के अंदर यहाँ पे जब यहाँ से भोजन यहाँ पे आता है तो इसके अंदर यहाँ पे जठर ग्रंथियां लगी रहती हैं, उनके द्वारा जठर रस का निर्माण होता है। यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है, जिसको अपन जठर रस भी बोलते हैं। इस जठर रस के अंदर रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम होते हैं। रेनिन और
पेप्सिन नाम के एंजाइम होते हैं। जो रेनिन होता है वो दूध का पाचन करता है। बच्चों के अंदर दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। ध्यान रहे, पेप्टोन और पेप्टाइड। पेप्टोन होता है वो एक पेप्टाइड का ही वर्ग होता है, लेकिन पेप्टाइड होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। ये अमीनो अम्लों के बीच के बंद होते हैं जिनको अपन पेप्टाइड बोलते हैं। तो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन क्या कर देता है? पेप्टोन में बदल देता है। और ये काम कहाँ पे होता है? जठर निर्गमी भाग के अंदर होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है कि ग्रास नली की दो अवरुद्धनी होती है, या उनको श्रवणी पेशियां भी बोल सकते हैं। उनका काम देखिए और कहाँ कहाँ पे होती है। एक तो होती है जो ग्रास नली का अवरुद्धनी होती है, ये यहाँ पे होती है ग्रास नली, और जो अमाशय का जो भाग होता है कॉन्टैक्ट भाग यहाँ पे होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको ये ग्रास नली में जाने से या ग्रसनी में जाने से रोकता है। ये ग्रास नलिका अवरुद्धनी का काम होता है। उसके बाद में सेकंड होता है यहाँ पे जठर निर्गमी अवरुद्धनी। ये जठर निर्गमी अवरुद्धनी होती है, इसका कार्य होता है कि भोजन जठर निर्गम भाग से छोटी आंत में जाता है उसको नियंत्रित करता है। जो भोजन जठर निर्गम भाग से जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको नियंत्रित करता है जठर निर्गम अवरुद्धनी करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भोजन मुख में बना था उसको अपन ने क्या बोला? बोलस बोला। और जो भोजन अमाशय के अंदर तैयार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। यदि भोजन ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो अमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका निर्माण क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी के कारण हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। हम इसको साधारण भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि बासी डकार आती है, यानी कि ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब किसी को उल्टी होती है, वो वॉमिटिंग होती है, तो वो जलन होती है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होती है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होती है। तो ये होता है कि जब एसिडिटी हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो हमें पता है कि हमने अम्ल और क्षार के अंदर पढ़ा था कि अम्ल को क्षार के द्वारा ही कम किया जा सकता है, यानी कि अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवानी होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें क्षार मिलाना पड़ेगा। तो हम क्षार के रूप में MgOH वोल्टेज को गोली लेते हैं। हम क्षार के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH वोल्टेज की गोली लेते हैं। अब ये MgOH वोल्टेज होता है, या तो गोली ले लो या इनो ले लो। तो इनो के अंदर भी क्या होता है? MgOH वोल्टेज होता है, इसलिए इनो होता है वो एक क्षार की तरह काम करता है, और जो ज़्यादा मात्रा बनी होती है अम्ल की उसको क्या कर देता है? ये बैलेंस कर देता है अम्ल क्षार अभिक्रिया के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा कि स्टोमक अमाशय क्या होता है? ये पेशीय आकार की संरचना होती है। इसके अंदर 4 घंटे तक भोजन रहता है। इसकी जो धारिता होती है आहार ग्रहण करने की वो 1 से 3 लीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक कार्डिक भाग, एक फंडिस भाग और एक जठर निर्गम भाग होता है। कार्डिक भाग होता है वो ऊपर का भाग होता है, ये बाईं तरफ का भाग होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, ये जीवाणुनाशी के तो रूप में काम करता है। और फंडिस भाग होता है वो एक कांटेनुमा संरचना होती है जिसको अपन रुचि बोलते हैं। और ये रुचि क्या करती है? भोजन को रोक के रखती है, इसकी गति को नियंत्रित करती है भोजन को, और सबसे ज़्यादा यहीं पे रुका रहता है। उसके बाद में हमने देखा कि जठर निर्गम भाग या पाइलोरिक भाग होता है, लास्ट वाला भाग होता है थर्ड भाग, इसको जठर निर्गम भाग होते हैं, पाइलोरिक भाग होते हैं। इसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिसके द्वारा जठर रस का या गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। उस जठर रस के अंदर रेनिन और पेप्सिन नाम के 2 एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम होता है वो दूध का पाचन करता है, वो दूध को दही में बदलता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो रेनिन का काम क्या होता है? तो रेनिन होता है वो दूध के अंदर पाए जाने वाली जो कैसिन प्रोटीन होती है उसको पैराकैसिन में बदलता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, यानी प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन के अंदर बदलता है, ना कि पेप्टाइड के अंदर। लेकिन पेप्टोन होता है वो एक पेप्टाइड का ही क्या होता है? एक वर्ग होता है। ये बात ध्यान रखना। पेप्टाइड होता है वो अमीनो अम्लों का समूह होता है, यानी पेप्टाइड बंद होते हैं अमीनो अम्ल के बीच में। हमारी प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो अम्लों से बनी होती है, उसके बीच में पेप्टाइड बंद होते हैं। उसके बाद जो भोजन मुख के अंदर तैयार हुआ था उसको अपन ने क्या बोला था? बोलस बोला था। अमाशय के अंदर जो भोजन तैयार हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे? कायम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायम बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लीवर, यकृत पढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे लीवर, यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि लीवर क्या होता है, यकृत क्या होता है। जो लीवर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। इसका जो कार्य होता है वो पित्त निर्माण करना होता है, गॉल का निर्माण करना होता है। तो ये पित्त का निर्माण करना होता है। ये होती कहाँ पे है? ये स्टमक होता है। इस स्टमक से दाहिनी तरफ त्रिभुजाकार की होती है और इसके नीचे इससे पित्ताशय जुड़ा रहता है, गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है। तो पित्ताशय जुड़ा रहता है यानी कि गॉल ब्लैडर होता है। तो
तो पित्ताशय के अंदर पित्त क्या होता है, स्टोर होता है। निर्माण किसके अंदर होता है पित्त का, वो होता है यकृत के अंदर, लिवर के अंदर होता है। तो पित्ताशय का क्या काम हो गया, पित्ताशय काम हो गया कि गाल को या पित्त को स्टोर करना होता है। जो पित्त होता है उस पित्त की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। उसकी पीएच कितनी होती है, 8 मतलब पीएच कितनी हो गई, 7 से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब इसका नेचर कैसे होगा, इसका नेचर होगा क्षारीय। तो ये पित्त क्या करेगा, भोजन को क्षारीय कर देगा। पहले अपना भोजन किस यहाँ पे था तो भोजन कैसा था, अम्लीय, और अब अपना भोजन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। तो ये हो गया क्षारीय। और ये जो पित्ताशय के द्वारा पित्त रस होता है वो छोटी आंत के अंदर छोड़ा जाता है, वो छोटी आंत के अंदर छोड़ा जाता है। पित्त का कार्य क्या होता है, पित्त का कार्य होता है वसा का पाचन करना, और इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पित्त होता है वो एक एंजाइम न होने के बावजूद भी किसका कार्य करता है, पाचन का काम करता है। तो ध्यान बात ये रखनी है कि पित्त रस का निर्माण किसके अंदर हुआ, लिवर के अंदर हुआ, स्टोर किस में हुआ, पित्ताशय के अंदर। लेकिन वो जाएगा कब, छोटी आंत के अंदर जाएगा कब, जो छोटी आंत के अंदर पाए जाने वाला कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो क्या करेगा, इसको पित्ताशय को जब उत्तेजित करेगा तब वो क्या करेगा, पित्त रस यहाँ पे छोड़ेगा, तब पित्त रस किस में जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। तो देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि होती क्या है। अग्नाशय ग्रंथि होती है वो यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी होती है। इसका जो कार्य होता है वो पूर्ण पाचक एंजाइम का श्रावण करना होता है। पूर्ण पाचक एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। प्रोटीन जो पेप्टोन के रूप में है, जो अमाशय के अंदर जठर रस के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम था जिसने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था, उसी पेप्टोन को ये ट्रिप्सिन है वो पेप्टाइड में बदलेगा। उसके बाद में एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा, और लाइपेज है वो फैट, वसा और लिपिड का पाचन करेगा। अब बात करते हैं हार्मोन की। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। ये दोनों हार्मोन के अंदर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करेंगे। इस ग्रंथि को सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो उत्तेजित करता है। जब सेक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है तो ये पूर्ण पाचक एंजाइम का श्रावण करती है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिवर, यकृत पढ़ा। यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है, और यकृत के अंदर क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, जिसकी पीएच 8 होती है, जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। उसके बाद में ये एंजाइम न होकर भी पाचक का कार्य करता है, और ये वसा का पाचन करता है। जो वसा का पाचन करेगा उसको इमल्सिफिकेशन बोलेंगे अपन। और इस जो पित्ताशय होता है इसको कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो उत्तेजित करता है, तब ये पित्त रस क्या करेगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा और वसा का पाचन करेगा। उसके बाद में अग्नाशय है। अग्नाशय क्या होता है, यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी नली होती है, जिसका कार्य पूर्ण पाचक एंजाइम LAT यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज का श्रावण करना होता है, और ये सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होती है। और इसके हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन होता है जो कि रक्त के अंदर शर्करा को नियंत्रित करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम मानव तंत्र पढ़ रहे थे, मानव तंत्र के अंदर भी हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के अंदर अपन ने मुख्य गुहा पढ़ ली, और उसके अंदर दांत पढ़ लिए, और जो लार ग्रंथि या सिलेवरी ग्लैंड उनके बारे में पढ़ लिया, ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया, ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया, और हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया, अमाशय के बारे में पढ़ लिया, और अग्नाशय के बारे में पढ़ लिया। अब अपन आगे पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।